हे गाइस, टॉरो गॉड की इस न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे बैम और कून स्टेशन पे आ चुके हैं केसर का नाम चुराने के लिए। वहीं दूसरी तरफ वैंगनान अपने अलग रास्ते पे निकल गया। इसी तरफ हमने सिबिशु के प्लान को भी एग्जीक्यूट होते हुए देखा कि कैसे उसने नो नेम को और 10 बॉसेस को एक नए जाल में फंसा लिया है। वहीं केसर भी इन चीजों को समझ चुका है और उसने अपने सभी आदमियों को आगाह कर दिया है कि कोई भी अंडरग्राउंड से बाहर न निकले। जिसके साथ हमें सारे 10 बॉसेस को भी देखने को मिला, जिनमें से सबसे इंटरेस्टिंग था एक बंदा जो कि बिलोंग करता है एरी फैमिली से। और स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले नीचे वाले लाल बटन को दबा दे ताकि हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाए। अब देखते हैं स्टोरी में आगे। स्टोरी वहीं से कंटिन्यू करती है जब बैम के सामने बहुत सारे नो नेम रेगुलर झुके हुए थे और बैम को ये चीज देख के कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो कंफ्यूज था और इसीलिए एक रेगुलर से पूछता है, क्या तुम ऊपर उठ के मुझे बताओगे कि तुम लोग कर क्या रहे हो यहाँ पर। लेकिन लेविटियर बीच में इसकी बातों काट देती है और कहती है, क्या तुम्हें कुछ समझ नहीं आता? लॉर्ड वियोल अभी अभी ट्रेन से उतरे हैं और थके हुए हैं। उन्हें आराम करना है ताकि वो प्रिपेयर कर सके अपनी फाइट के लिए जो लॉर्ड केजर के साथ होने वाली है। इसके आगे अपनी बातों कंटिन्यू करते हुए लेविटियर कहती है, अभी से लेकर आगे तक तुम्हें वो सारे ऑर्डर्स मानने हैं जो भी फक के 4 लॉर्ड तुम्हें देंगे। ये सुनकर रेगुलर मन में सोचता है, 4 लॉर्ड ये कौन है? लेविटियर उनके दोस्तों की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि ये लोग हैं वियोल के करीबी लोग जिनको हम कहते हैं 4 लॉर्ड ऑफ द फग। ये सभी वियोल के काफी भरोसेमंद आदमी हैं और उसी के लिए काम करते हैं। या उन्हें इंट्रोड्यूस करते बताती है कि सबसे पहला इनमें साची फेकर जो डी रैंक रेगुलर में 3 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों में से एक है और बहुत ही ज्यादा निर्दयी जादूगर है। जब पास खड़ा बोरो अपने बारे में सोच रहा था कि मेरे बारे में नहीं बोला। वहीं हम देखते हैं सेकंड लॉर्ड को जो कि थी यॉन। लेविटियर बताती है कि यह है खतरनाक फ्लेम ह्यूमन जो अपने आग से किसी को भी जला सकती है और इसका नाम है ईवा यॉन। यॉन भी चीज को सुन के सरप्राइज हो गई थी और उसे टोकने की कोशिश भी करती है कि मैं यॉन फैमिली से हूँ, ना कि कोई फ्लेम ह्यूमन। लेकिन लेविटियर इसको इग्नोर कर देती है और बताती है तीसरे लॉर्ड के बारे में जो कि थी रियून, जिसके बारे में बताया जाता है कि यह अल्ट्रा प्रिसाइज ह्यूमन जीपीएस। और लास्ट में आता है अपना रैक, जिसके बारे में बताया जाता है कि एक रियल मॉन्स्टर है जो कि पैदा हुआ एक बनाना के खेत में। सुनकर रैक पगला जाता है। लेविटियर अपनी बातों खत्म करते हुए कहती है कि अभी से तुम इन 4 लॉर्ड के चेले चपाती बन जाओ, तब तक के लिए जब तक कि वियोल उस रात से पहले केजर का नाम ना चुरा ले। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हें 10 बॉसेस के और काइजर के जितने भी नेम लोग हैं उनसे फाइट करनी है ताकि तुम सपोर्ट कर सको वियोल को। वहीं सारे रेगुलर लोग ये सारी बातें सुनकर काफी खुश हो जाते हैं और एक्साइटेड हो जाते हैं और भागते हुए इनकी तरफ आते हैं। काफी सरप्राइजिंगली रियून एक दूसरी तरफ जाने लगती है जहाँ कुछ लोग उसे टोकते भी हैं कि नेम एरिया उस तरफ नहीं है, लेकिन वो उसे मुंह बंद रखने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोग रैक को अपने हाथों पे उठा लेते हैं और उसके पीछे नारे लगा रहे होते हैं कि यही है रियल मॉन्स्टर। और वो उन लोगों को उस नेम एरिया की तरफ ले जाते हैं जहाँ उन्हें केसर के छोटे मोटे लोगों से लड़ाई करनी थी। अब लेविटियर अब सांस भरते हुए कहती है, ओह ये काफी टफ था लेकिन अभी के लिए सब सॉर्ट हो गया है। इससे पहले लेविटियर सांस भरी चैन से रह पाती तभी उसे एक बहुत ही डरावनी आवाज सुनाई देती है जो उसे उसके नाम से बुला रही थी। और ये देख के डर जाती है कि कौन सी काफी पास खड़ा था जो उससे पूछ रहा था कि तुमने ये सब क्या किया अभी, और तुमने बैम को वियोल क्यों बना दिया और उसके लिए एक आर्मी भी क्रिएट कर दी। तो धमकाते हुए ये भी कहता है कि तुमने फक के ये 4 लॉर्ड कहाँ से बना दिए अपने मन से? क्या तुम्हें लगता है कि तुम बाद में इन सारे रायते को समेट पाओगी जो तुमने फैलाया अभी? लेकिन लेविटियर जमीन पे बैठ जाती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए फेवर किया है, मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं थी। यही प्लान है प्रिंसेस के नाम को वापस लाने का। अगर मुझे पहले से पता होता कि एंडोर्सी और तुम लोग बिल्कुल अनजान हो एक दूसरे से तो मैं उन्हें कभी हेल्प नहीं करती। और सिर्फ इतना नहीं, सिबिशु ने मुझे ये सब चीजें करने के लिए कहा था और उसने मुझे ये भी भाषण दिया था कि तुम लोग ये सब चीजें समझ जाओगे। और वैसे भी हमारा रियल पर्पस ये नहीं है कि हम वियोल को और काइजर को फाइट करवाएं। तभी एक रेगुलर की तरफ भागते हुए आता है चिल्लाते हुए ज्यूल ग्रेस, जिस पर बैम उससे पूछता है कि अब क्या हुआ। और हम सभी बैम के साथ नोटिस करते हैं कि एक अलग ही खौफ भरा होता इसकी आंखों में, जो उसके पैरों पे गिड़गिड़ाते हुए कह रहा था कि केजर एक बहुत ही अलग लेवल का डीमन है और उसको हमारे लिए प्लीज मार देना। सिर्फ इतना ही नहीं, वो गिड़गिड़ाते हुए ये भी कह रहा था कि देखो उसने मेरे दोस्तों के साथ क्या किया, और यही नहीं उसने मेरी आंख के साथ क्या किया। वो सारी वुमेन को अपना गुलाम बना लेता है और उसके बाद सारे आदमियों को आपस में लड़वाता है उनके नाम के लिए। और चीज यही खत्म नहीं होती, जो अल्टीमेट विनर होता है उसको वो खुद मारता है। और मैंने भी सर्वाइव करने के लिए अपने ही दोस्तों को मारा और यहाँ से भाग गया, लेकिन मेरे दोस्त वो अभी भी उन्हीं के बाद फंसे हुए हैं, यहाँ तक कि मेरा नाम भी उन्हीं बास्टर्ड्स के पास है। तो नोटिस करते हैं कि आदमी पूरी से दिमागी रूप से परेशान हो चुका था और उसे कंप्लीट ब्रेकडाउन भी हो गया था।
जहाँ वो बार बार गिरा गिराते हुए कह रहा था कि उन लोगों को मार दो, वो सारे बास्टर्ड डीमन हैं और इस तरह के मॉन्स्टर्स को एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। जहाँ दूर से शिविशु और हात्सो ये सब चीजें नोटिस कर रहे थे और ऑब्जर्व कर रहे थे और शिविशु अपने मन में सोचता है कि लगता है हमारे प्लान के हिसाब से सारी चीजें हो गई, लेकिन 10 बॉसेस अभी भी रिएक्ट नहीं किए हैं क्योंकि उसने लैन और नोविक को स्टेशन पे भेज रखा था जहाँ से उसके अभी भी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी। ना ही किसी ऑब्जर्वर से उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिली थी जो उन्होंने यहाँ वहाँ छुपा के रखे थे इन्फॉर्मेशन के लिए। और वो ये भी सोच रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि प्लान काम ही ना किया और 10 बॉसेस के ऊपर। और तभी हम देखते हैं शिविशु के पॉकेट पे एक मैसेज आया हुआ जिसमें नाम सेव था खून माय लव, जिसने मैसेज किया था मैं तुम्हें जान से मार दूंगा जब मैं तुम्हें देखूंगा। शिविशु भी समझ जाता है कि वो आखिर गुस्सा क्यों है, क्योंकि शिविशु को भी पता था कि अगर वियोल का नेम यूज करेंगे तो चुप तो नहीं रहने वाले। लेकिन उसे ये समझ में नहीं आया कि क्या काइजर पहले से ज्यादा सावधान है जितना उन्होंने उसे परखा था। लेकिन हासु कहता है नहीं, कि बिल्कुल उसका अपोजिट है और वो ये कहता है कि अगर 10 बॉसेस के पर्सपेक्टिव से देखें तो नो नेम का इस क्रांति के बाद वो चाह कर भी इसे इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि वियोल उनके लिए वो दुश्मन है जिससे उन्हें पीछा छुटाना ही होगा। तो शिविशु ये कंक्लूड करता है इसका मतलब ये है कि काइजर पहले से सावधान नहीं बल्कि और ज्यादा एग्रेसिव मूव करेगा। और वो समझ जाता है कि इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि काइजर शायद खुद ही वियोल के सामने आ जाए उससे लड़ने के लिए। यहाँ पे अभी भी बैम के सामने वो रेगुलर गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था, ये कहते हुए कि मेरे सारे दोस्तों का बदला लेना जिसको उसने मेरे हाथों से मरवाया। मैं चाहता हूँ कि तुम केजर को मार दो और उन सभी की आत्माओं को सुकून दे सको। कौन इस रेगुलर को बोलता है कि बस बहुत हुआ, अपना मुंह बंद करो, और वो उसे उठा के दूर फेंक देता है। और उसे यहाँ तक बोलता है कि हम यहाँ पे जरूर आए केजर का नाम चुराने, लेकिन वो हम अपने लिए आए, तुम्हारे लिए नहीं। और अपनी इस दुख वाली कहानी को सुनाकर इससे कुछ नहीं होने वाला, समझ में आया तुम्हें? और कून गुस्से में से ये भी बोलता है कि वियोल कोई गॉड नहीं है जिससे तुम कुछ विश करो और वो सच हो जाए। अगर तुम केजर से इतनी नफरत करते हो तो जाओ उसको खुद खत्म करो, हमारे लिए सरदर्द मत बनो और हमें परेशान मत करो बार बार। और इसी मोमेंट पे सभी सरप्राइज हो जाते हैं एक आवाज सुनकर, जहाँ पे कोई उनसे पूछता है तो क्या सारे नो नेम लोग यहाँ से जा चुके हैं। और जैसे ही बैम और कुनवा देखते हैं दूर से कोई चला रहा होता है और वो कहता है कि बहुत बुरा हुआ, मैं चाहता था कि वो अपनी आंखों से देखे केजर को नाम चुराते हुए। हम देखते कोई और नहीं बल्कि खुद केजर था, जो बैम को नोटिस करते हुए कहता है कि लंबे काले बाल, क्या तुम ही हो ज्यूविल ग्रेस? हंसते हुए ये भी कहता है कि मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें काफी आसानी से ढूंढ लिया जितना मैंने सोचा था। जब कून को नहीं पता था कि कौन है जो उनके सामने खड़ा है, लेकिन वो रेगुलर पहचान जाता है और खौफ से बोलता है यही है केजर। अब रेबिटियर अपने बॉल से सभी को सूचना दे देती है कि केजर उनके सामने आ गया है। वहीं केजर इनको कहती है कि जब मैंने सुना था स्लेयर कैंडिडेट के बारे में तो मुझे लगा था कोई बहुत लंबा चौड़ा आदमी होगा जो काफी ज्यादा इंटिमिडेटिंग होगा, पर तुम तो भोले वाले से काफी डेलिकेट से लड़के हो। ऐसे तो ये सेम चीज मेरे ऊपर भी लागू होती है एज अ वुमेन, जहाँ में रिवील होता है कि केजर असल में एक लड़की है। वहीं केजर अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहती है अगर तुम यहाँ पर क्यों आए हो एकदम से और यहाँ पर इतनी परेशानियां क्यों कर रहे हो ज्यूविल ग्रेस? और जहाँ तक मुझे पता है मुझे नहीं लगता कोई भी स्लेयर कैंडिडेट जस्टिस में इंटरेस्टेड है और वो यहाँ के पुअर नो नेम लोगों की हेल्प करने के लिए यहाँ पे सिर्फ आएगा। तो असल में तुम चाहते क्या हो? शिविशु को जब ये न्यूज मिलती है कि केजर उनके सामने आ गया है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो भागते हुए कहता है कि अच्छा लगता है ये है उसका प्लान। और वो अपने साथियों को बोलता है कि जल्दी से प्लान बी चालू करो और एंडोर्सी को कांटेक्ट करो। वहीं पे पापा से बैम के ऊपर फोकस करते हैं जहाँ पे केजर अभी उनको धमकाते पूछ रही थी कि तुम यहाँ किस लिए आए हो और क्या चाहते हो। अब बैम उसे सिंपल शब्दों में कहता है कि मैं यहाँ आया हूँ तुम्हारा नाम चुराने। पर केजर स्माइल साथ कहती है तो तुम भी मेरा नाम चुराना चाहते हो? तभी हम नोटिस करते हैं कि जो रेगुलर अभी बैम से गिड़गिड़ाते हुए कह रहा था वो गुस्से में आ जाता है और सीधे केजर की तरफ बढ़ जाते हैं चिल्लाते हुए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे अपनी शक्ल दिखाने की, तुम लूनेटिक हो और आज मैं तुम्हें मार के अपने सारे दोस्तों का बदला खुद लूंगा। इसके साथ ही उसके ऊपर एक खतरनाक अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सभी तब सरप्राइज हो जाते हैं जिस आर्म से उसने अटैक किया था वो पूरा का पूरा पिघल जाता है। बैम भी ये चीज देख के काफी शॉक हो गया था, कौन कोई समझ में नहीं आया था क्या करिए हुआ क्या। और यहाँ केसर उसे कहती है कि बेवकूफ क्या तुम भूल गए स्टेशन के क्या नियम है? कोई भी यहाँ पर केसर को तब तक अटैक नहीं कर सकता जब तक उसके पास ये राइट हो कि वो फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर सकता है, या फिर केसर उसे खुद डायरेक्टली रिक्वेस्ट करे मैच के लिए। देखते हैं पिघलते हुए उस आदमी के पूरे शरीर को, जहाँ पर केसर उसे कह देती है कि जो भी इस रूल को तोड़ता है और अटैक करता है केसर को वो तुरंत गायब हो जाता है इस फ्लोर के एडमिनिस्ट्रेटर के ऑर्डर की वजह से। उसे काफी नीची नजर से देखते हुए कहता है तुम अपने गुस्से के अंदर इतना पागल हो गए कि तुम इस सबसे इम्पोर्टेंट रूल को भी भूल गए और ये सब हुआ सिर्फ इन लोगों की वजह से।
और इन सभी में एक्चुअली तुम्हारी गलती है कि तुम्हारे अंदर वो ताकत ही नहीं था कि तुम अपने नाम को वापस से क्लेम कर सको। तो पहले वो रेगुलर कुछ बोल पाता, वो वहां पे तुरंत वैनिश हो जाता है जैसे कोई धुआं उड़ गया हो। उनको भी ये रूल बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कितना रेडिकुलस चीज है कि कोई जैसे तुम पे अटैक करेगा वो खुद ही खत्म हो जाएगा। लेकिन सर कहता है कि इसी रूल की वजह से हम आज से स्टेशन को मेंटेन कर पाए, और तुम अगर इसको फॉलो नहीं करना चाहते तुम अभी स्टेशन को छोड़ के जा सकते हो, लेकिन एक बार तुमने एंटर कर लिया तो तुम जा भी नहीं सकते जब तक मुझे ना हरा दो। लेकिन तुम ज्यूल ग्रेस, तुम्हें फेस्टिवल तक का वेट करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम जब तक यहाँ रहोगे तुम यहाँ पर हड़कंप मचाते रहोगे, इसीलिए मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। और हम देखते हैं केसर को जो कि चैलेंज कर देती है वियोल को एक मैच के लिए, और उसे कहती है कि तुम अपने नाम को दांव पर लगाओ इस फाइट के अंदर। कून इस चीज को सुनकर थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है क्योंकि ये काफी ज्यादा जल्दी था और जितना उसने एक्सपेक्ट किया था उससे पहले हो रहा है। वहीं पे लेविटियर ये सारी चीजें बाकी लोगों को बता रही थी अपने पॉकेट बॉल के थ्रू। काइजर अपना पहला अटैक कर देती है कहते हुए कि अगर एक स्लेयर कैंडिडेट अपना नाम हार जाता है इस मैच में तो ये फक के लिए सबसे बेइज्जती वाली बात होगी। वो भी चिल्ला के मैम को कहता है कि इस अटैक से बचो, जहाँ बैम अपने फ्लाइंग चिंशू का यूज करके बहुत आराम से इसे डॉज कर जाता है। बैम मन में सोचता है कि किसका अटैक था, मैं इसे देख भी नहीं पाया, क्या ये चिंशू था कुछ और। लेकिन केसर यहाँ पे खून को धमकाते हुए कहती है कि तुम इस फाइट से दूर रहो, मैंने तुम्हें पहले एक चेतावनी दे दी है, तुम गायब हो जाओगे वरना। तो मैं अपने मन में सोच रहा था कि इसको देख के ऐसा लगा जैसे कोई ना दिखने वाला वेपन मेरे पास से गया हो। उनके दिमाग में भी यही सेम चीज थी, लेकिन वो समझ जाता है कहीं ऐसा ना हो कि ये वेपन एक इनविजिबल इन्वेंट्री है। तो अपने लाइट हाउस का यूज करता है तो देख पाता है कि वो इन्वेंट्री गायब है, और सामने आ जाता है कि एक ऐसी चीज है जिसके अंदर सारे वेपन्स गायब हो जाते हैं, लेकिन एक बहुत ही कीमती और महंगी चीज है। और भला एक डी रैंक रेगुलर के पास इतनी हाई रैंक की चीज कैसे आ सकती है, जो समझने के बाद कून बैम को वार्न कर देता है कि वो एक इनविजिबल वेपन का यूज कर रही है। सुनकर बैम भी शॉक हो गया था, लेकिन तब तक वहाँ दूसरा अटैक भी आ जाता है। बैम से वापस से डॉज कर देता है। कून के पूछने उसे बताता है कि वो ठीक है क्योंकि वो उसे देख तो नहीं पा रहा, लेकिन उसे सेंस जरूर कर सकता है कि आखिर अटैक कहाँ से आने वाला है। और वो अपने मन में स्ट्रेटजी भी बना लेता है कि अगर उसका अटैक को देख नहीं सकता तो उसे अटैक कम करने के मौके देने होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं सबसे बेस्ट ऑफेंस वही है जो कि डिफेंस में अटैक करके एनिमी को उलझाने में है। और जैसे ही बैम अपने शिंशु ब्लास्ट का यूज करता है हम देखते हैं केसर के आसपास एक कवच को, और हमें पता लगता है कि ये एक आर्मर इन्वेंट्री। हमें बताया जाता है कि इस आर्मर इन्वेंट्री का काम ये है कि कवच की तरह भी काम करता है जो सारे अटैक से बचाएगा, और साथ ही बहुत सारे वेपन को भी अपने अंदर छुपाकर इनविजिबल कर देता है। केसर को भी अब बैम का अटैक में पता लग गया था, और वो एनालाइज करती है कि यहाँ पे 7 बड़े बैंग हुए थे, जैसा कि उसने पहले किसी डी रैंक रेगुलर के पास किल नहीं देखी थी। लेविटियर भी इसको देख के पहचान जाती है और कहती है तो एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव आइटम है, तो भला एक डी रैंक रेगुलर कैसे अफोर्ड कर सकता है, और एक केसर के हाथ कैसे लगी। वहीं हम बैम को देखते हैं जो इससे फाइट करने के लिए तैयार हो गया था। लेविटियर अपने मन में सोच रही थी खून के साथ ही कि एक इनविजिबल इन्वेंट्री और एक आर्मर इन्वेंट्री, ये दोनों चीजें किसी एक पर्सन के पास होना किसी हाई रैंकर की बस की नहीं है। ये काइजर लॉर्ड ऑफ द आइटम्स भी है। कून अपने मन में सोचता है कि ऐसी चीजें अफोर्ड करने के लिए तो 10 फैमिली में से किसी के खजाने को लूटना पड़ेगा। बस इतना ही नहीं, कून यही मन में सोचता है कि मुझे नहीं लगता था कि मेरे अलावा भी कोई स्टार में एग्जिस्ट करता है जो इतना पागल हो जो ऐसा कुछ भी कर सके। कहीं ये हिंट ऐसा तो नहीं कि कून ऐसा कर चुका है। अब स्टोरी देखते आगे। कौन ये सब चीजों को देखकर ये कंक्लूड कर रहा था, एनालाइज कर रहा था कि इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि 10 फैमिली में से कोई इसे सपोर्ट कर रहा है फाइनेंशियली भी और वेपन से भी। यही सेम इन्फॉर्मेशन लेविटियर ने भी दी थी, और शायद इसीलिए उसके रूलर्स ने उसे ऐसे आइटम्स दिए हैं ताकि स्टेशन को उनके सारे काम करने के लिए सारी डिफिकल्टीज को फेस कर सके। लेकिन सिर्फ ऐसे एक्सपेंसिव आइटम से ही फर्क नहीं पड़ता कि कोई 1000 साल तक इस जगह को रूल कर सके बिना हारे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसने प्रिंसेस एंडोर्सी को भी हरा दिया। और इसका सिर्फ एक ही मतलब है, इसका कुछ अलग ही सीक्रेट है जो काइजर छुपा रही है। इसलिए बैम को और भी ज्यादा सतर्क रहने के लिए कहता है कि इसके पास अभी भी कुछ हुक्म के हो सकते हैं जो ये यूज कर सकती है इस फाइट में, और उसे संभल के रहना चाहिए। जब हम देखते हैं बैम भी थ्रोन का यूज करने लगा था। हम बैम को देखते हैं थोड़ा सा गुस्से में, जो केसर को कहता है मैंने सुना तुमने बहुत सारे लोगों के नाम चुराए हैं, उन्हें बहुत तड़पाया है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं उनके भी यहाँ पे लड़ रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा नाम जरूर चुराऊंगा केसर। जहाँ बैम के अंदर ये बात चल रही थी कि मैं काफी ओवरवेलमिंग पावर्स को पहचान सकता हूँ, जैसा कि उन्हें मजीनो या वो मॉन्स्टर, लेकिन काइजर उस लेवल की नहीं है। वहीं काइजर थ्रोन को देख के सोचती है क्या कि वो डेड थिंग क्या है, और उसे भी लग जाता है कि शायद बैम भी कुछ छुपा रहा है। वो काफी कॉन्फिडेंट थी कि उसके पास जो पावर है उसके सामने वो कुछ भी कर सकती है। तभी देखते हैं एक वुल्फ अटैक को।
एक सरप्राइज अटैक था जहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा एनिमल बैम के ऊपर एकदम से अटैक करने वाला था, एक भेड़िया। लेकिन उसको किसी पिंक सी चीज ने रोक लिया, जिसको देखकर सभी लोग शॉक हुए थे जो भी वहाँ खड़े थे, खासकर बैम और कून। और इस गुलाबी सी लाइट के बीच में से हम देखते हैं एंडोर्सी को निकलते हुए, जिसे बैम पहचान जाता है। तो एंडोर्सी भी बैम को देखकर स्माइल करी थी, ये कहते हुए कि बहुत टाइम हो गया तुमसे मिले और तुम्हारे फेस पर ये गोफी सा लुक कैसा। रैबिटियर भी एंडोर्सी को यहाँ देखकर चैन भरी सांस लेती है, जहाँ पे कून का एक्सप्रेशन थोड़ा अच्छा नहीं था क्योंकि इसे इतना भी पसंद नहीं करता। और अब एंडोर्सी सामने खड़ी थी बैम के और किजर को धमकाते हुए कहती है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम किसी से भी नहीं लड़ोगी जब तक मैं तुम्हें ना हरा दूं। तुम्हें इस तरह मेरे ऑर्डर्स की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। जहाँ बैकग्राउंड में रैबिट और कून आपस में लड़ रहे थे क्योंकि कैन एंडोर्सी को मारना चाहता था। वहीं केसर उससे पूछती है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? एंडोर्सी कहती है कि ये चीज उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी क्योंकि रियलिटी में हम दोनों तो एक कपल है। जहाँ पे वो बैम को अपने बाहों में ले लेती है। बैम को भी ऐसा करते देख थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है। वहीं कून इसको देखकर काफी ज्यादा भड़क जाता है और उसे कहता है, तुम कर क्या रही हो? एंडोर्सी स्माइल के साथ कहती है, क्योंकि मेरे साथ है और मेरा है तो इसे मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ। केसर इसको देखकर थोड़ा सा खुश हो जाती है कि अच्छा वो इनके साथ है क्योंकि अब उसे सीधे फाइट करनी होगी फेस्टिवल में। लेकिन वो ये भी समझ जाती है कि ये लोग यही प्लान कर रहे थे। जहाँ पे एंडोर्सी जाने से पहले से कहती है कि मैं कल तुम्हारा वेट करूंगी गैलरी में और हम एक बार वापस से प्रॉपर्ली फाइट करेंगे, लेकिन इस बार अगर मैं हारी तो मैं बैम को भी तुम्हें दे दूंगी। ये सुनकर केसर भी थोड़ा शॉक हो गई थी, लेकिन एंडोर्सी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि मैं दोबारा नहीं हारने वाली जैसा पिछली बार हारी थी, क्योंकि पिछली बार तुमने मुझे धोखे से जीता था। और उसे ये भी कहती है कि जाओ अपने 10 बॉसेस को जो करने के लिए करना है बोल दो। हम देखते हैं एंडोर्सी उसकी बॉम्ब टेक्निक यूज करते हुए जहाँ एक पिंक लाइट के साथ ही वो बैम को लेकर गायब हो जाती है, ये कहते हुए कि तुमसे कल मिलती हूँ केसर। उन्हें जाता हुआ रैग भी नोटिस करता है आसमान में, तो सोचता है ये ऐसी व्हाइट लाइट कौन सी है। इससे पहले वो पहचान पाता है कि बॉम्ब टेक्निक है। उसके सामने कोई आ जाता है जो उसे टोकता है। हम देखते हैं कोई और नहीं बल्कि एरी फैमिली का मेंबर था, जो कह रहा होता है मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि मैंने सुना था स्लेयर कैंडिडेट आ रखा है, लेकिन ये तो लगता नहीं देखने में क्योंकि ये तो कोई एलिगेटर है। और हम देख पाते हैं अच्छे से लोग इस 10 बॉस का। वहीं दूसरी तरफ एंडोर्सी सीधे नेम रेजिडेंस पे आ जाती है, जिनके साथ कून, रैबिटियर और बैम भी था। और शिविशु उनको देखते काफी खुश हो जाता है, दोनों हाथ मिलाते हुए कहता है आखिर तुम लोग आ ही गए। और बैम और कून को देखते सबसे ज्यादा खुशी था क्योंकि कहता है कि कितने दिन हो गए तुमसे मिले हुए मेरे दोस्तों, ऐसे मुझे लगा नहीं था तुम इतनी जल्दी आ जाओ। ऐसे तो मैं चाहता था कि ट्रेन एंड होने के बाद हम तुमसे मिले। वही हम देखते हैं कून को, जो कि बहुत तगड़ा पंच बना के उसके तरफ भागते कहता है तू तो बेटा बचेगा नहीं, तू मरने वाला है ना। शिविशु भी ये देखकर भागना शुरू कर देता है। उस टाइम बाद हम देखते हैं इन लोग को बातचीत करते हुए, जहाँ पे शिविशु का सर फूला हुआ था, इसका ना उसकी बहुत कुटाई हुई है। वहीं पे कून को सारी बातें बताई जाती हैं कि कैसे एंडोर्सी काइजर के जाल में फंस गई और उसका रियल नेम चुरा लिया गया और इसलिए उन्होंने वियोल का नाम यूज किया ताकि वो सेकंड बैटल कर सके काइजर के साथ। और ऐसे तो शिविशु को पता नहीं था कि प्लान काम करेगा नहीं, लेकिन फिर भी वो चाहते थे अगर वियोल यहाँ पे एक बार आ जाएगा तो सभी नो नेम और एंडोर्सी की हेल्प से जबरदस्ती भी उसे लड़ाई के लिए चैलेंज कर सकते थे और वियोल उसे हरा के काइजर से एंडोर्सी का नाम ले सकता था। जॉन कून से साफ शब्दों में कहता है, क्या तुमने थोड़ा भी सोचा कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे एक बार जब टाउन में बात फैल जाएगी कि वियोल वापस आ चुका है, वो भी उस स्टेशन पे जो कि 10 फैमिलीज के किसी मामलों से सीधा जुड़ा हुआ है। शिविशु कहता है हमें पता है और हमें काफी बुरा भी लगा इस बारे में, लेकिन हमारे पास कोई और चारा नहीं था। वहीं लोग की बातचीत को बीच में काटते एंडोर्सी कहती है, मुझे लगता है तुम एक छोटी स्टोरी को बहुत लंबी स्टोरी बना रहे हो, क्या मैं बैम को अपने साथ लेके जा सकती हूँ? जिस पर कून साफ मना कर देता, नहीं मैं तुम्हारी जैसी डेंजरस औरत के साथ बैम को कैसे अकेला छोड़ सकता हूँ। और कून यही नहीं रुकता, वो कहता है कि तुम्हारी गलती की वजह से ही तुम जाल में फंसी केजर के, और ये सारी चीजें तभी हो रही है, तुम्हें थोड़ा सा तो दुख मनाना चाहिए कम से कम और अपनी गलती माननी चाहिए। जिस पर एंडोर्सी गुस्सा हो जाती है और उसे मारते हुए कहती है अपना मुंह बंद रखो। और इसमें कौन सी बड़ी बात है अगर बैम को मैं अपने साथ ले जाऊं। और यहाँ देखता हूँ बैम के सर पे फूला हुआ और जो कह रहा होता है कि मुझे लगा था तुम डिप्रेस हो जाओगी काइजर से हारने के बाद, लेकिन तुम तो अभी पहले की तरह खुश मिजाज हो, जैसे तुम्हारे मन में आता है वैसा ही करती हो प्रिंसेस। और इस तरह की पर्सनैलिटी वजह से इस तरह की प्रॉब्लम्स तो हमेशा आती रहेंगी, तुम्हें थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। और यहाँ पे कून थोड़ा सा सीरियस हो जाता है, उसे कहता है जितना तुम सोचते हो उससे कई ज्यादा केसेस अब सामने आने लगे प्रिंसेसेस के, जो कि मर रही हैं नॉर्मल फैमिली से, जिनको बहुत कम ही लोग नोटिस कर पा रहे हैं। और जब किसी नॉर्मल फैमिली से कोई प्रिंसेस बनता है और रैंकर बनने वाला होता है तो उसका सिर्फ एक ही मतलब है कि एक नया पावर टावर के अंदर पैदा होने वाला है। और इस वजह से उनके कई दुश्मनी बन जाते हैं जो ऐसा नहीं होने देना चाहते, क्योंकि एक तरीके से ये उनके लिए कंपटीशन है। जैसे विश्व कहता है हमें बात पता है और इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है केजर से अपना नाम वापस ले, क्योंकि अगर ये बात बाहर पता लग गई
तो उसे प्रिंसेस की पोजीशन से नीचे उतरना पड़ेगा, और प्रिंसेस की पोजीशन छोड़ने का सिर्फ एक ही मतलब है, मौत। लेकिन कून कहता है मुझे सब चीजें पता है कि क्या प्रॉब्लम है, और जैसे ही इसको जहाद का ब्लड मिला था उसी मोमेंट से इसकी सारी किस्मत लिख दी गई थी। लेकिन इस बार काफी ज्यादा परेशानी है और मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता चाह के भी, क्योंकि हमें भी काइजर का नाम चाहिए। जैसे उनका शिवशु की आगे फटी फटी रह गई थी। अब कून बताता है अपनी राम कहानी, जहाँ कैसे वो हेल ट्रेन पे चढ़े, रेचल से मिले, कौन सी फाइट हुई और कैसे अब रेचल फ्लोर ऑफ डेथ पर जाने वाली है। और अगर वो काइजर का नाम नहीं लेकर आए तो रेचल को पकड़ने के लिए नहीं जा सकते ट्रेन पर। और उसके बाद कून एक काफी ज्यादा कोल्ड इमोशन दिखाते हुए कहता है इस समय हम लोग साथी नहीं है बल्कि कंपिटिटर है। वहीं दूसरी तरफ फोकस करता है रैक को, जिसके सामने खड़ा था एरी फैमिली का मेंबर जो कि 10 बॉसी में से एक था। और रैक इससे पूछ रहा था कि व्हाइट हेयर टर्टल तुम कहाँ से आ गए एकदम से। ये नाम सुन के थोड़ा सा ये भी परेशान हो गया कि मुझे व्हाइट हेयर टर्टल क्यों कह रहा है। तब बाकी लोगों ने से बताया कि हमें इस बंदे को अवॉइड करना चाहिए, मिस्टर रियल मॉन्स्टर। और वो रेगुलर ये भी कहता है कि शायद हम 10 बॉसेस को हरा भी सके, लेकिन ये बंदा जिसका नाम ईटा है इसको तुम चाह कर भी सोच भी नहीं सकते हराने का। जहाँ ये बंदा ये सुनकर हंसने लग जाता है कि हाँ हाँ मैं भी 10 बॉसी में से एक हूँ, मेरा नाम है एरी इनिटिया। और ये भी कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि कोई नो नेम मुझे जानता भी होगा। लेकिन रैक इस चीज को सुनकर और एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि अगर ऐसा है तो इस प्यूनी टर्टल को तो फिर पकड़ना ही पड़ेगा मुझे। और ये वर्ड सुन के इनिटिया भी हंसने लग जाता है कि ऐसा जानवर तो मेरे से भी छोटा है, वो मेरे बारे में ऐसा कह रहा है। तुम सही में बहुत ही हंसी मजाक करने वाले एलिगेटर हो। लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं थी। इनिटिया कहता है तुम्हारे लुक से मैं बता सकता हूँ तुम जीवल गेस्ट तो नहीं हो, लेकिन तुम उसी के टीम को, और तुम देखने में काफी फन भी लगते हो। और इसीलिए उसे एक ऑफर देता है कि क्यों ना मैं तुम्हें पकड़ूं और तुम्हें अपना पालतू जानवर बना लूं। ये सुनकर अब तो रैक का गुस्सा अलग ही लेवल पे जा चुका था। वो उन सारे लेवल को कहता है कि तुम लोग यहाँ से निकल लो, अब कोई मेरे बीच में मत आना, क्योंकि अब मैं अकेले इसका हंट करने वाला हूँ। जब लेवल उसे समझाने की कोशिश भी करते हैं कि शायद अब रियल मॉन्स्टर हो गए, लेकिन ये बंदा सभी 10 बॉसेस में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। जहाँ रैक उन्हें कहता है कि यहाँ से निकल लो मुंह बंद करके, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम में से कोई बीच में पड़े और मारा जाए। अगर ये स्ट्रॉन्गेस्ट है तो मैं भी कुछ कम नहीं, और मैं इसका शिकार करूंगा, वो भी इसे भागा भगा के। इस बात को सुन के सारे लोग वहां से भाग जाते कहते हुए क्या आप हमारे हिसाब से लड़ना चाहते हैं हमारे लिए तो गुड लक, इसे हरा दीजिएगा रियल मॉन्स्टर। जिसके साथ फिर लोग वहां से भाग जाते हैं। रैक को सारी बात समझ तो नहीं आती कि टर्टल किस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इनके सामने खड़ा था एक बहुत खतरनाक एनिमी। यहाँ एरी उससे कहता है कि तुम्हारे पास जो एकमात्र एडवांटेज था नंबर्स का, वो भी तुमने खो दिया। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम किसके खिलाफ लड़ने वाले हो। जिसके बाद अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालना शुरू कर देता है, ये कहते हुए चाहे जो भी हो फिर भी तुम्हारे खिलाफ लड़ने में मुझे तो बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग जो कहते हैं उन्हें लड़ना पसंद है, मरने से पहले उन्हें इज्जत की मौत नहीं मिलती। मुझे बहुत खुशी मिलती है ऐसे लोग को भीख मांगते हुए उनकी जिंदगी की। अपना रैक भी अब तैयार हो चुका था। वो उसे कहता है बस बहुत हुई बकैती टर्टल, चलो अब स्टार्ट करते हैं लड़ना। ये सुनकर एरी भी कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी, जिसके साथ ही अपना पहला अटैक कर देता है। जहाँ पर रैक भी अपने स्पेयर्स के ऊपर सीधा अटैक करता है उसके हेड के लिए, लेकिन ये अपने शॉर्ट से डॉज कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ जब ये अटैक करता है रैक भी जंप करके उस मूव से बच जाता है। दोनों के बीच ही बहुत खतरनाक फाइट चल रही थी, जहाँ दोनों एक दूसरे पर बहुत खतरनाक अटैक भी कर रहे थे और डॉज भी कर रहे थे ब्लॉक करके उस अटैक को। और जब रैक उसके शॉट को ध्यान से देखता है वो एक बहुत ही खास चीज नोटिस करता है कि एरी की जो शॉट थी वो गायब हो जाती थी और वापस से रीअपेयर हो जाती थी। जहाँ से लगता है ये बिल्कुल हाकिन के जैसे ही है जैसे मॉन्स्टर टर्टल की तलवारबाजी थी। वही अब सीन वापस फोकस करता है इयॉन पे और मिस्टर स्वॉर्ड्समैन पे, जो दूसरी तरफ आए थे बाकी लेवलर के साथ। जहाँ पे मिस्टर स्वॉर्ड्समैन ईवा को बता रहा था क्या तुमने ध्यान से सुना कि यहाँ पे जितने भी नो नेम लोग हैं वो सभी अपने साथ हुए गलत सरकमस्टांसेस की वजह से यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर फंस गए। यहाँ पे जरूर कुछ बहुत अजीब सी चीज है, क्योंकि ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा अननेचुरल लगती है। वो अपनी बात को यहाँ तक भी कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम 10 फैमिली से हो तो क्या सोचो इस बारे में, लेकिन ये जगह एक तरीके से उन फैमिलीज का जितना भी कचरा होता है उसे साफ करने के लिए बनाई हुई जगह है। इस बात को सुनकर योन थोड़ी सी स्माइल के साथ कहती है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं कि मैं क्या सोचूंगी, क्योंकि मैं 10 फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरा मानना है कि जो भी सच्चाई है उसे सही से फेस करो, क्योंकि यही ठीक चीज है करने के लिए। ये सुनकर मिस्टर स्वॉर्ड्समैन भी उसकी तारीफ करते हुए कहता है तुम सही में बहुत ही अलग हो, खासकर उन लोगों से जो कि 10 फैमिलीज के बच्चे होते हैं जिनसे मैं मिला हूँ आज तक। लेकिन ईवा का कहना था कि मेरे बारे में कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं है,
मैं बस कुछ ऐसे लोगों से मिली जो कि काफी ज्यादा अलग थे बाकियों से, जिसकी वजह से मेरा एक्सपीरियंस भी काफी अलग है बाकी बच्चों से। वही वो इसकी तारीफ करते ये भी कहती है, मैं तो तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ कि तुम उस लड़की को बचाने के लिए हेल ऑफ डेथ तक जाने के लिए तैयार हो, जिससे तुम कुछ ही टाइम के लिए पहले मिले थे। क्या इसके पीछे कोई पर्टिकुलर रीजन है? वही मिस्टर शॉर्ट्समैन कहता है कि ये तो एक नाइट की ड्यूटी है कि वो एक वुमेन को प्रोटेक्ट करे, क्योंकि इसीलिए उसको स्वॉर्ड मिली थी और वो अपनी इसी जिम्मेदारी को पूरा करना चाहता था। लेकिन इसके अलावा एक और रीजन था कि वो यूरा के पीछे जा रहा है। लेकिन तभी उन्हें दूर से एक धमाका दिखता है और उन चिल्लाते हुए कहती है, लगता वहीं पे एलिगेटर। और वो भागते हुए वहीं चले जाती है, ये कहते हुए कि मैं उसे ढूंढ के रहूंगी। इसे देखकर मिस्टर शॉर्ट्समैन भी उसके पीछे जाने की कोशिश करता है कि उसका ध्यान रखने के लिए उसके साथ जाएगा। लेकिन बोर उसे रोकने की कोशिश करता है वहां पे कि तुम दोनों वहीं रुक जाओ। लेकिन उसकी बात नहीं सुनते, उसे कहता है कि कोई टेंशन की बात नहीं है, मेरे पास एक इग्निशन वेपन है। और जब वापस सीन फोकस करता है रैक की फाइट पे, हम देखते हैं जमीन पर चारों तरफ खून को, और हमें दिखा जाता है रैक का फेस, जहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक मार्क लगा था और उसके चेहरे से खून बह रहा था। वही पीछे काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रखी थी जंगल में। जहाँ हम देखते हैं इस बॉस को जो कि स्माइल करते हुए कह रहा है, तुमने इसे भी डॉज कर लिया, तुम सही में इम्प्रेसिव हो। लैक उसे पहुंचता है, क्या तुम भी एक मॉन्स्टर हो टर्टल? काफी टाइम बाद हम देख पाते हैं डोरसी को और बैम को, जो कि रूम के अंदर थे, जहाँ पे शायद बैम ने उसे अपने बारे में सब बता दिया था। और डोरसी उससे पूछती है, तो तुमने फिर से रेचल को मिस कर दिया ट्रेन के अंदर? डोरसी अपने बाल को ठीक करते उसे कहती है, मुझे विश्वास नहीं होता तुम अभी भी उसके पीछे भाग रहे हो, जबकि तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया। वो यहाँ तक कहती है कि तुम और रेचल दोनों ही काफी अजीब हो मेरी आंखों से देखने पर। सुनकर बैम थोड़ा सा हंसने लगता है और अब डोरसी काम की बात पा जाती है। वो उससे पूछती है कि उसे कैसा फील हुआ जो काइजर के साथ फाइट कर रहा था। लेकिन बैम कहता है, ऐसे तो ये बहुत कम मोमेंट के लिए फाइट हुई थी, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ काइजर सही में स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो ऐसी नहीं है जिसे मैं हरा ना सकूं। यहाँ बैम उसे पूछता है, क्या ये सच है कि तुम उससे हार गया डोरसी? डोरसी कहती है, हाँ बिल्कुल सही। और उसे याद आती वो बात जब वो उससे हारी थी गैलरी के अंदर, और कैसे उसे अपना रियल नाम उसे देना पड़ा। लेकिन वो बैम को ये बताती है कि तुम इसको इस चीज से कंफ्यूज मत कर लेना कि उसकी और मेरी पावर के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक्चुअली में उसके पास कुछ ऐसा हुकुम का इक्का है जिसके बारे में मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी ऐसी एबिलिटीज उसके पास होना। तो सुनकर बैम भी क्यूरियस हो जाता है। वही डोरसी से बताती है ऐसी एबिलिटी जिसकी वजह से इस जगह पर पर्टिकुलरली केस हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, या ऐसा कहीं वो एक तरीके से अनबीटेबल है। बैम के पूछने पर कि वो कौन सी एबिलिटी है, एंडोरसी से साफ कहती है ये एक सीक्रेट है, और वो इस सीक्रेट उसे तभी बताएगी जब बैम उसे प्रॉमिस करेगा कि उसकी हेल्प करेगा। वही एंडोरसी को उसका एक और सीक्रेट पता है जो कि काइजर ने उसे पर्सनली बताया था। ये सीक्रेट एंडोरसी बैम को बता देती है कि काइजर खुद 10 फैमिलीज में से एक है, और एक टाइम पर वो खुद जहाज प्रिंसेस बनने वाली थी। ये सुनकर बैम शॉक हो जाता है। एंडोरसी उसे बताती है, लेकिन किसी रीजन की वजह से ये प्लान कैंसिल कर दिया गया और काइजर को जहाज प्रिंसेस बनाने की जगह यहाँ भेज दिया गया हजारों साल पहले। बैम उसे पूछता है कि क्या हुआ होगा, जहाँ पर एंडोरसी उसे बोलती है कि मुझे नहीं पता कि एक्चुअली में क्या हुआ था, क्योंकि काइजर ने अपने पास्ट के बारे में नहीं बताया। लेकिन मैं उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं थी, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज पे फोकस है, वो है काइजर का नाम चुराना। और इस सब बातचीत के थ्रू एंडोरसी बैम के काफी ज्यादा नजदीक आ गई थी, जहाँ उसे एक तरीके से टीज कर रही थी और उसे पूछती है, तो तुम्हें क्या लगता है बाम, क्या तुम कल मेरे साथ चलोगे मेरे सर्वेंट बन के काइजर का नाम चुराने? जहाँ पे हमें इन दोनों का एक बहुत ही अच्छा सा मूवमेंट दिखाया जाता है एक बहुत ही तगड़े पैनल में, जहाँ बाम थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रहा था क्योंकि एंडोरसी से काफी ज्यादा क्लोज थी। उसे साफ मना कर देता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसे भी काइजर का नाम चाहिए। जैसे सुनकर एंडोरसी शॉक हो जाती है। रीजन था कि बैम एंडोरसी को उसका नाम चुराने नहीं दे सकता। दूसरे रूम में हम देखते हैं बैम को कून को, तो सिर्फ वो कह रहा था कि हम लोग एक तरीके के राइवल हैं, क्योंकि हमें भी काइजर का नाम चाहिए और हम इस गेम में कम्पीट कर रहे हैं, और अगर तुम कहो भी तो भी हम इसमें पीछे नहीं हटने वाले, क्योंकि हम रेचल के पीछे नहीं जा सकते अगर मैं काइजर का नाम नहीं मिला। और सिर्फ समझ में भी आ गया था कि क्यों प्रिंसेस यूरी ने उसे यहाँ भेजा उनका नाम लेने के लिए। विशु से कहता है, तुम सही मजाक कर रहे हो ना खून, एंडोरसी की जान जा सकती है अगर उसे काइजर का नाम नहीं मिला। लेकिन खून कहता है कि मुझे पता है और ये बहुत बुरी चीज होगी अगर ऐसा होता है, लेकिन तुम लोगों ने खुद से इस जाल के अंदर फंसे तो हम क्या कर सकते हैं भला। उसे मनाने की काफी कोशिश करता है, उसे बार बार कहता है कि हाँ तुम दोबारा अपने डिसीजन को लेके सोच सकते हो। ना उसके मन में चल रहा था कि सिर्फ वियोल ही है जो काइजर को हरा सकता है, और उन्होंने जितना प्लान किया था वो सब पानी फिर जाएगा अगर कौन नहीं मानता। कौन एक स्माइल के साथ कहता है, तुम बैम का नाम यूज करना चाहते थे लेकिन तुम्हारे लिए बहुत बुरा हुआ। कौन अब खड़ा हो गया था और कह रहा था कि बस बहुत हो गई हमारे बीच बातचीत, हम लोग राइवल हैं,
और इसीलिए हमें एक फेयर कंपटीशन करना चाहिए, जहाँ पे शिवशु से रोकने की कोशिश भी करता है कह के कि मैंने गलती की और बैम का नाम यूज किया, मैं उसका वेग भी तुम्हें दे दूंगा, प्लीज वापस आ जाओ। यासु जो उसी रूम में था उससे पूछता है क्या तुम क्या सोच रहे हो यहाँ से जाने की, जिस फेयर कंपटीशन की तुम बात करते क्या वो स्टार्ट नहीं हुआ जस्ट अभी। ये कहने के साथ ही अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है ये कहते हुए, और अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम्हें पहले हमें हराना होगा। दोस्तों के बीच में हुई गर्मा गर्मी के बाद इस इंटेंस मोमेंट पे टावर गॉड की इस एक्सप्रेशन वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, जहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे कि कैसे कून अपने ही दोस्तों से लड़ने वाला है सिर्फ इसलिए ताकि उसे काइजर का नाम मिल सके। वही बैम ने भी एडोर्सी को साफ मना कर दिया है। हाँ, इधर तो शॉकिंगली रिवील हुआ कि कैसे काइजर भी एक जहाज प्रिंसेस बनने वाली थी, लेकिन वो यहाँ आ गई और उसका पास्ट क्या है और उसकी सीक्रेट क्या है जो एडोर्सी नहीं बता रही। तो ये सभी चीजें जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो को वेट करना होगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें कमेंट करके बता सकते हैं आपको और कौन सी वीडियोस चाहिए। तो तब तक के लिए बाय गाइस।